बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ उज़्मा अख्तर। आज का हमारा टॉपिक है रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन। रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास बहुत सारी डिजीज़ आती हैं। इसमें सबसे पहले जो हम डिजीज़ पढ़ेंगे वो है रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसको इन शॉर्ट RDS भी कहते हैं। Respiratory distress syndrome occur predominantly in preterm neonates and is due to alveolar immaturity and surfactant deficiency। ये डिजीज़ हमारे पास मोस्टली प्री टर्म न्यूनेट्स में होती है। जैसे कि हमें पता है कि प्री टर्म टाइम से पहले डिलीवर हुए होते हैं, इसलिए जिस तरह बाकी ऑर्गन इनके प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुए होते, इस तरह एल्वियोलाई भी इनके प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुए होते। और साथ ही साथ हमारे पास सर्फेक्टेंट्स की डिफिशिएंसी भी होती है इनमें, क्योंकि हमारे पास सर्फेक्टेंट्स 24 से 28 वीक्स में बनना स्टार्ट होते हैं और ये बेबीज़ टाइम से पहले डिलीवर हो जाते हैं, तो इनमें डिफिशिएंसी होती है। जितना ही बेबी प्रीमेच्योर होगा उतनी ही इनमें ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा सीवियरिटी के साथ ये नुमा होंगी। एक काज तो हमारे पास इनकी प्रीमेच्योरिटी है और इसके अदर रिस्क फैक्टर में है, हमारे पास अदर कॉजेज़ में आते हैं मेल सेक्स या कोरिया एमनियोनाइटिस जो होता है, यानी कि मदर के कोरियन को या एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसको इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से भी बेबीज़ में ये डिजीज़ स्टार्ट होती है। इसके अलावा इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर जो होते हैं, जिनकी मदर को डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, या जो बेबीज़ डिलीवर हो जाए और उस टाइम उनको बहुत ज़्यादा कोल्ड स्ट्रेस हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा वो ठंडे हो जाए, उन बेबीज़ को भी होता है। इसके अलावा पेरीनेटल एस्फेक्सिया भी इसमें शामिल है। जब हमारे पास बेबी डिलीवर हो जाता है और वो क्राई नहीं करता, उसकी क्राई बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है, इसकी वजह से भी हमारे पास रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होता है। इसके अलावा उधर काजेज़ में आता है मैटरनल डायबिटीज़, सिजेरियन सेक्शन विदाउट लेबर, मल्टीपल प्रेगनेंसी में जैसे ट्विंस हो गए, ट्रिपलेट्स हो गए, इनमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के। हमें पता कैसे चलेगा कि इस बेबी को रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है या नहीं? इसके लिए कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं जो कि हम देखते हैं। साइंस ऑफ रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सच एज टेकिपनिया हो जाता है, उनका रिस्पायरेटरी रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट हमारे पास 30 to 60 बीट्स पर मिनट होता है। जिन बेबीज़ को रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होता है यानी कि RDS होता है, उनका रिस्पायरेटरी रेट 80, 90, 99 तक पहुंच जाता है। इसके अलावा चेस्ट वॉल इंड्राइंग होती है। चेस्ट वॉल इंड्राइंग में फर्दर हमारे पास स्टर्नल रिसेशन होता है, इंटरकॉस्टल रिसेशन होता है, सबस्टर्नल रिसेशन होता है। ये बेबीज़ हमारे पास यूजुअली साइनोसिस होती हैं। इनको मैनिफेस्ट शॉर्टली आफ्टर बर्थ एंड प्रोग्रेसिवली वर्सन ओवर 48 आवर्स। जैसे ही हमारे पास बेबी डिलीवर होता है उसमें ये सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे टाइम गुजरता जाता है ये सिम्टम्स उसमें सीवियर होते जाते हैं। टिपिकल ग्रंटिंग एंड नेजल फ्लेयरिंग आर प्रेजेंट। उसके नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं वो फ्लेयर करते हैं, ग्रंटिंग कर रहा होता है, एक कराहत की आवाज़ बेबी निकाल रहा होता है जो कि नॉर्मल नहीं होती। Tachypnea can be sustained for hours or days before progressing to respiratory failure। हमारे पास सबसे पहले बेबी में टेकिपनिया ही शो होता है। यही टेकिपनिया अगर हम इसको रिजॉल्व ना कर इसके ऊपर ध्यान ना दें तो ये वर्स होता जाता है और इंक्रीज़ होते होते ये रिस्पायरेटरी फेलियर तक पहुंच जाता है। रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस का एक साइन हमारे पास है एपनिया। अगर बेबी एपनिया में बार बार जा रहा है, एपनिया होता है जो बेबी पॉज लेता है, ब्रीथ स्टॉप कर देता है, फॉर एग्जांपल मोर देन 20 सेकेंड अगर एक बेबी ब्रीथिंग स्टॉप कर देता है, इसके साथ सैचुरेशन भी ड्रॉप कर देता है, इसको हम एपनिया कंसिडर करते हैं। एपनिया भी एक साइन है रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस का। इसको कंफर्म करने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करने होते हैं, जैसे कि फुल ब्लड काउंट या जिसको हम CBC भी कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि बेबी का HB तो कम नहीं या RBC तो कम नहीं। अगर HB कम होगा तो इट मीन्स कि वो ऑक्सीजन कम डिलीवर हो रहा है टिश्यूज़ को, ये भी एक काज हो सकती है। इसके अलावा हमने कहा कि एक काज ये भी है कि इन्फेक्शन हो जाता है। इसके लिए ब्लड कल्चर हम भेजते हैं। अगर हमें ब्लड कल्चर पॉजिटिव आता है इट मीन्स ये बेबी को इन्फेक्शन हुआ है। चेस्ट एक्सरे टिपिकल फाइंडिंग्स आर डिफ्यूज रेटिकुलर ग्रेन्युलर ग्राउंड ग्लास अपेयरेंस विद एयर। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक एक्सरे भी शेयर की है। इसमें हमारे पास ये एक्सरे जो होती है वो बहुत ब्लर हमें शो होती है, यानी कि अगर नॉर्मल एक्सरे हम देखें तो वो बिल्कुल ब्लैक टाइप होती है, और जो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस के बेबीज़ की एक्सरे होती है वो ऐसे वाइटिश टाइप की होती है। ब्रोंकोग्राम एंड लो लंग वॉल्यूम, ये हमारे पास अदर टेस्ट हैं जिससे हमें पता चलता है हमारे पास कितने % लंग जो है वो फंक्शनल है और कितने % नहीं है।
ARDS की आप एक्सरे दे सकते हैं और ये नॉर्मल दे सकते हैं। ARDS की एक्सरे बिल्कुल वाइट हुई हुई है, ब्लैक पार्ट जो है वो बहुत कम नज़र आ रहा है। नॉर्मल एक्सरे देखें वो बहुत ज़्यादा ब्लैक है। जितना ब्लैक एक्सरे नज़र आएगा इट मीन्स ये लंग्स इतने ही अच्छे काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट अब हम इसकी किस तरह करेंगे? ऑब्जर्व एंड मॉनिटर सिवियरिटी ऑफ डिस्ट्रेस। हमें देखना होता है कि बेबी कौन से लेवल पे जा रहा है। हमें इसको अभी एक्टिव मैनेजमेंट करनी है या नहीं करनी है, थोड़ा वेट करना है। एक्टिव मैनेजमेंट में हम इसे ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं एयरवे मेंटेन हेड एंड नेक इन न्यूट्रल पोजीशन टू कीप एयरवे पैटर्न। सबसे पहले हम ABC फॉलो करते हैं। एयरवे यानी मेंटेन हेड एंड नेक इन न्यूट्रल पोजीशन टू कीप एयरवे पैटर्न। नॉर्मल बेबीज़ या न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं उनका हेड अब हम न्यूट्रल पोजीशन में रखेंगे, या इनका हाइपर एक्सटेंड नहीं करेंगे या फ्लेक्स नहीं करेंगे। जितना उनका सर न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा उतनी ज़्यादा वो अच्छी तरीके से वो ब्रीथ कर सकेगा, एयरवे पैटर्न रहेगी। ब्रीथिंग में हम क्या देखेंगे? ब्रीथिंग में हम यूजुअली सेचुरेशन देखते हैं। मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड कमेंस ऑक्सीजन वाई नेजल प्रोंग इफ SpO2 यानी सेचुरेशन इज़ लो बिलो टारगेट रेंज स्टार्टिंग 8.5 लीटर पर मिनट। एडजस्ट फ्लो रेट टू रीच एन SpO2 within normal target range, then use the minimal flow rate possible to consistently maintain the target range। हमें बेबी के ऑक्सीजन पे नज़र रखनी है, सेचुरेशन पे नज़र रखनी है। अगर बेबी की सेचुरेशन ड्रॉप कर रहा है तो उसको हम वायर नेजल प्रोंग जो है ऑक्सीजन देंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करें, यानी कि 0.5 लीटर पर मिनट से स्टार्ट करें और उसकी सेचुरेशन पे नज़र रखें। अगर वो सेचुरेशन थोड़ी सी इम्प्रूव कर रहा है तो हम उसके लिए वेट करेंगे, लेकिन फिर भी अगर हमारे टारगेट रेंज तक नहीं पहुंच रहा है, यानी कि 94 to 100 पे नहीं पहुंच रहा, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम उसके ऑक्सीजन को इंक्रीज़ करेंगे फ्लो मीटर से, अनटिल एंड अनलेस कि हम अपना टारगेट रेंज अचीव कर लें। उसके अलावा अगर बेबी ब्रीथ नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम बैग एंड मास्क वेंटिलेशन करेंगे। जब हमारे पास रिस्पायरेटरी रेट लेस देन 20 पर मिनट होगा तो इसके लिए बैग मास्क वेंटिलेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है हमें। एडमिनिस्टर नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन फॉर एग्जांपल कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर CPAP वेयर अवेलेबल। अगर बेबी ऑक्सीजन के साथ भी सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा, मिनिमम से स्टार्ट करें, 0.5 लीटर से 1 लीटर तक हम जाएं, 1.5 लीटर तक जाएं, फिर भी मेंटेन नहीं कर रहा, वर्क ऑफ ब्रीथ स्टिल बहुत ज़्यादा है, तो हम उस बेबी को CPAP पर डालते हैं। CPAP यानी कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन पर हम उसको डाल देते हैं। इंक्रीज ऑक्सीजन फ्लो रेट टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 लीटर पर मिनट वेयर CPAP इज़ नॉट अवेलेबल। अगर हमारे पास CPAP नहीं अवेलेबल तो हम फ्लोमीटर के ज़रिए 2 लीटर पर मिनट तक मैक्सिमम एक बेबी को ऑक्सीजन दे सकते हैं। कंसिडर सर्फेक्टेंट थेरेपी वेयर दिस इज़ अवेलेबल। सर्फेक्टेंट थेरेपी हमारे पास एक थेरेपी है जो कि वेल डेवलप या एडवांस हॉस्पिटल में हमारे पास अवेलेबल होती है, छोटे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होती। जैसे कि हमने कहा कि ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एज सुन एज पॉसिबल हो हमें बेबी को फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक स्टार्ट करवाने चाहिए। फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक में हमारे पास आता है एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन। एम्पिसिलिन हमें 150 mg पर kg पर डे के हिसाब से देना होता है, 7 to 10 डेज़ तक देना होता है। जेंटामाइसिन हमारे पास ये भी फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक है, इसको हम IV भी दे सकते हैं और IM भी दे सकते हैं। इसकी डोजेज है 5 mg पर kg पर डे और इसको हम मैक्सिमम 5 डेज़ तक दे सकते हैं। लेकिन अगर बेबी अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा हो तो हम उसको 3 डेज़ तक देकर स्टॉप करवा सकते हैं। सपोर्टिव मेजर्स, सपोर्ट फीडिंग इफ़ नेसेसरी वाया ओरल और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। अगर हमारे पास एक बेबी है उसको हम IV फ्लूइड के अलावा हम एंट्रल फीड, ओरल फीड भी देना चाहते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको ओरल से दे दें। और अगर ओरल से पॉसिबल नहीं हो, हमें शक हो रहा हो कि ये एस्पायरेट भी कर सकता है, तो हमें कोशिश करनी है कि उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से ही फीडिंग करवाएं। इफ़ सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अवॉइड एंट्रल फीडिंग फॉर फर्स्ट 24 आवर्स। अगर बेबी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में हो तो हमने अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें हमारे पास एस्पायरेशन के चांसेस हो सकते हैं। हमारे पास चांस होता है कि इनका फीड ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो लंग्स में चला जाए, तो हमने एटलीस्ट 24 आवर्स तक अवॉइड करना है और हमें IV फ्लूइड्स पर ही गुजारा करना है।
रीअसेस आफ्टर 24 आवर्स टू सी इफ़ इंटरवल फीड्स कैन बी रिस्टार्टेड। हमें 24 आवर वेट करने के बाद दोबारा देखना होता है। अगर हमें लगता है कि बेबी रिस्पॉन्स कर रहा है, वो गुजारा कर रहा है, तो हम उसकी इंटरवल फीडिंग के बारे में दोबारा सोच सकते हैं। मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल BGL एवरी 3 to 4 आवर्स वाइल ऑन IV फ्लूइड। बेबी जब तक IV फ्लूइड्स पर रहता है उसके हमने 3 to 4 आवर्ली ब्लड ग्लूकोज चेक करना है। कीप इन हाई विजिबिलिटी एरिया एंड इफ़ अवेलेबल यूज़ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। हमें कोशिश करनी है कि बेबी को हम वहाँ रखें जहाँ से हमारे सामने हो बेबी, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वो बेबी नज़र आए। अगर वो सेचुरेशन ड्रॉप करता है, रिस्पायरेटरी रेट उसका बहुत हाई होता है, तो हमें पता चले और हम एक्यूरेटली एक्शन लें। सपोर्टिव मेजर्स कीप न्यूनेट वार्म एंड ड्राई। Hypo and hyperthermia should be avoided as they can exacerbate respiratory distress। हमें बेबी को ड्राई और वार्म रखना चाहिए क्योंकि हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया दोनों इंक्रीज करते हैं रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को। प्रैक्टिस मिनिमल हैंडलिंग टू अवॉइड अपसेटिंग द न्यूनेट। ट्राई टू अटेंड टू केयर्स एट द सेम टाइम, फॉर एग्जाम्पल नेपी चेंज आफ्टर वाइटल साइंस। इसके अलावा हमें ये कोशिश करनी है कि बेबी को हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, यानी कि अगर हमें बेबी के वाइटल साइन चेक करना है तो कोशिश करनी है हमें उसी टाइम बेबी की नेपी भी चेंज करें, बेबी को उसी टाइम फीड भी करवाएं। उसके अलावा अगर क्लीनिंग वगैरह और करनी है वो सब कुछ एक ही टाइम पे करवा दें। जितनी ही मिनिमम हैंडलिंग होगी इतना बेबी डिस्टर्ब नहीं होगा और वो बेबी जल्दी रिकवर करेगा। नोट: ट्रीटमेंट विद स्टेरॉयड इज़ नॉट रिकमेंडेड इन न्यूनेट्स विद रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। जो बेबीज़ रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डिजीज़ से गुजर रहे होते हैं उनके लिए स्टेरॉयड रिकमेंडेड नहीं होती, वो कोई फ़ायदा नहीं देती। प्रिवेंशन: अब हम इस डिजीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं न्यूबॉर्न में। एंटीनेटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ RDS बाय अप्रोक्सीमेटली 50%। जो मदर हमारे पास एंटीनेटल चेकअप्स के लिए आती हैं, यानी कि हमारे पास डिलीवरी से पहले जनरल चेकअप के लिए आती है, तो उनके अगर हमें लग रहा हो, हमें शक हो रहा हो कि बेबीज़ डिलीवर हो सकते हैं, तो हमें एहतियातन उनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लगाने चाहिए। यानी कि मदर अगर हमारे पास 24 to 26 वीक्स में आ जाएं और उसको बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो या PV लीक हो, एक्लेम्शिया या प्री एक्लेम्शिया हो, हमें शक हो कि बेबी डिलीवर हो सकता है, तो हमें एहतियातन उसको डेक्सामेथासोन लगाना चाहिए IM 6 mg एवरी 12 आवर्स फॉर 48 आवर्स। यानी कि हमें उसको 2 डोजेज़ लगाने चाहिए जो कि 12 आवर्स अपार्ट होंगे और 6 mg होंगे, जिसको हम IM लगा देते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस प्रिवेंशन में। थैंक यू। आज की हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।